अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक इतिहास को देखा और समझा। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। देखो, प्रशासन है ना, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, ये जानना चाहिए हमें कि देखो ये प्रशासन कहीं ना कहीं इसी को फिर बाद में बहुत कुछ मॉडिफिकेशन के साथ मुगल्स ने भी कंटिन्यू, फिर शासक और फिर सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन, और वो हम देखेंगे कि जो पहले हमारे जो हिंदू राजा थे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बिल्कुल अलग है। बहुत कुछ हमारे सिस्टम, मतलब हिंदुस्तानी सिस्टम को लिया, बहुत सारे अरबी फारसी, है ना। देखो इनका जो प्रशासन है वो मेनली बेस्ड था अरबी और फारसी सिस्टम, है ना। जो प्रशासन है वो अरबी फारसी सिस्टम पर आधारित है, अरबी फारसी, ठीक है। अरबी फारसी मतलब अरबी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और फारसी सिस्टम, उसी से इंस्पायर्ड है ये सल्तनत। अब देखेंगे कि सल्तनत, है ना, इसमें जैसे कि हम जानते हैं खलीफा बहुत ही इंपॉर्टेंट, खलीफा, फिर सुल्तान और फिर अमीर वर्ग। ये हायरकी है, एक तरह से देखिए हायरकी में सबसे पहले तो खलीफा है, फिर सुल्तान आता है और फिर उसके बाद दरबारी अमीर वर्ग। खलीफा का देखो क्या पोजीशन है, जैसे कि हमने देखा अब्बासीद खलीफा, अब्बासीद खलीफा के समय ही इस्लामिक रूलर्स थे, उन लोगों ने इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा और नाम के खलीफा के अधीन, जैसे कि हमने देखा महमूद गजनवी, जिसने फर्स्ट रूलर था इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसने सुल्तान की उपाधि ली, लेकिन खलीफा से भी एक तरह से वो परमिशन लिया, खिलवत लिया। जब भारत में तुर्कों ने अपना शासन स्थापित किया, यहाँ स्टैब्लिश किया, तो यहाँ भी वो परंपरा खलीफा को वो तब उसकी जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करता है। खलीफा हमारा हेड है, हमारा रियल जो नॉमिनल हेड है वो खलीफा है। सब ने लगभग देखोगे जितने भी सल्तनत के रूलर्स हैं सभी ने खलीफा से, और सब ने अपने आप को खलीफा का नायब नायब कहा। हम तो खलीफा के नायब हैं, नायब मतलब असिस्टेंट और सहायक कह सकते हो, नायब का सबने। जबकि अब्बासीद खलीफा की इसी दौरान सल्तनत पीरियड में ही देखते हैं 1258 ईस्वी में मंगोल हलाकू खान ने अब्बासीद खलीफा का, बगदाद में जो खलीफा था अब्बासीद खलीफा, उसको मार दिया था। फिर भी हमारे शासकों ने बाद में भी देखते हैं कि अब्बासीद खलीफा बगदाद के ही खलीफा, फिर बाद में ये अब्बासीद खलीफा का जो सेंटर था बगदाद से शिफ्ट हो गया इजिप्ट, मिस्र, फिर मिस्र के खलीफाओं से भी खिलवत लेता रहा। जैसे तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सब ने मिस्र के खलीफा से। तो खलीफा सिर्फ नाम का प्रधान था, बाकी रियल, मतलब हम देख सकते हैं सुल्तान जो पोस्ट है ये एक्चुअल में देखा जाए ये सोवर्ण नहीं है, संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी खलीफा है, लेकिन रियल में देखें तो ये सुल्तान सोवर्ण था। ये अपने हिसाब से ही सारे डिसीजंस लेते। तो सभी शासकों ने खलीफा से खिलवत लिया। अलाउद्दीन खिलजी, इसने खलीफा से खिलवत नहीं लिया, इसने अपने आप को खलीफा का नायब नहीं कहा। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने आप को खलीफा का नायब नहीं कहा, बल्कि इसने सिर्फ खलीफा को मान्यता दिया, बस कि हाँ खलीफा है, हमारे नाम के हेड हैं आप, मान्यता दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, इसके बाद एक मुबारक शाह खिलजी आता, हमने देखा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, इसने तो अपने आप को ही मुबारक खिलजी, इसने क्या किया था, अपने आप को ही खलीफा डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ही खलीफा हूं। और मोहम्मद बिन तुगलक, इसने तो पहले खलीफा से खिलवत लिया ही नहीं, खलीफा को मान्यता ही नहीं दिया, कोई खलीफा अल्फिया को नहीं जानता। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में काफी रिवोल्ट्स होने लगा, उलेमाओं का भी सपोर्ट नहीं मिलने लगा, तो बाद में लास्ट फेज में हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक अंत में जब वो विद्रोहियों से परेशान हो चुका था, तो उलेमाओं का सपोर्ट लेने के लिए अंत में मोहम्मद तुगलक ने भी खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक, इसने तो अपने आप को खलीफा का नायब तो कहा ही, साथ में सिक्कों में भी खुदवाया नाम खलीफा का। और इसने तो 2 बार, ये पहला सुल्तान है जिसने 2 बार खलीफा से खिलवत लिया, 2 बार।
मिस्र के खलीफा से। इन सब ने मिस्र के खलीफा से खिलवत लिया है, क्योंकि अब्बासीद खलीफा जो बगदाद वाला एरिया था वो तो हलाकू खान के बाद खत्म हो गया। 1258 में हलाकू खान ने अब्बासीद खलीफा को मार दिया, तो फिर अब्बासीद खलीफा का सेंटर जो है बगदाद से मिस्र शिफ्ट हो। तो बाकी सब ने बगदाद के खलीफा से, और इसने इन लोगों ने तुगलक शासकों ने, फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खलीफा को, तो खलीफा को लगभग सभी सुल्तानों ने महत्व दिया, मान्यता दिया। इसका मतलब ये होता है कि सल्तनत का जो शासन पद्धति है वो धर्मतंत्र, एक तरह से कह सकते हैं थियोक्रेसी, धर्म पर आधारित है, क्योंकि खलीफा वो अपना सोवर्निटी सौंप रहा है, संप्रभुता सौंप रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये धर्म पर आधारित राज्य था, खलीफा तो धर्मगुरु था। तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये है ना एक धर्म तंत्र है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, धर्म तंत्र से भी ज्यादा ये एक सैन्य तंत्र था, है ना, मिलिट्री गवर्नमेंट था। एक्चुअली हम देखें दोनों की फीचर्स, है ना, एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट जो धर्म पर आधारित होता है उसकी भी विशेषताएं हमें दिखता है सल्तनत में, और सैन्य तंत्र, जैसे कि हम देखते हैं कि वही सुल्तान शक्तिशाली होता है जिसके पास सैन्य शक्ति, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो देखा जाए दोनों ही है, धर्म पर आधारित राज्य ही है, अर्थात शरिया के अनुसार शासन करते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि शरिया के हिसाब से शासन कर रहे हो तो आप सुल्तान रहोगे। सुल्तान बने रहने के लिए आपको पावर चाहिए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी क्रांति ने ये बताया, भाई जरूरी नहीं है कि आप उच्च कुल के हो तो ही आप इस पद पर रह सकते, कोई भी बन सकता है, बस योग्यता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। पावर मतलब सैन्य। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक धर्मतंत्र पर आधारित और सैन्य तंत्र पर आधारित सल्तनत शासन। तो खलीफा, सुल्तान, खलीफा की बात, सुल्तान देखें तो सुल्तान जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्तिशाली, जो जितना शक्तिशाली होगा वही सुल्तान होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से खिलवत भी नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो सुल्तान माना ही नहीं था, हमने देखा। तो सुल्तान का पोस्ट बहुत ही पावरफुल है। सब एक्चुअल में देखें तो सुल्तान ही मेन था। भारत में सुल्तान एक निरंकुश डिक्टेटर था। सुल्तान सर्वोच्च सेनापति भी है, सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश भी है, सुप्रीम, मतलब सारा पावर सुल्तान के पास ही कॉन्सेंट्रेट है। तो सुल्तान शक्तिशाली, और जब सारा पावर किसी एक के पास होगा तो वो निरंकुश भी होगा। तो ये निरंकुश तंत्र भी था। लेकिन वही सुल्तान शक्तिशाली होता था, हमने देखा, जिस सुल्तान का अमीर पर, अमीर मतलब दरबारी जो नोबल क्लास था, उस पर नियंत्रण। अगर दरबारियों पर, अमीर वर्ग पर नियंत्रण नहीं है तो वो सुल्तान शक्तिशाली नहीं हो सकता। फिर वो सुल्तान अमीरों के अनुसार शासन करेंगे। जैसे कि हमने देखा इल्तुतमिश के मरते ही तुर्कानी चहलगानी, भी अमीर वर्ग ही था, नोबल क्लास ही था तुर्कानी चहलगानी। जनरली ये अमीर कौन होते थे? ये तुर्क दास, तुर्क दास, इनको दासों पर ज्यादा भरोसा था। एक तो तुर्क दास होते थे, दूसरा एक और गैर तुर्क ताजिक, ये भी एक तरह से तुर्क ही था, ताजिक गैर तुर्क था ये। और फिर बाद में हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान भी, ये भी अमीर वर्ग में शामिल होता है, हिंदुस्तानी मुसलमान। जैसे ऐतगीन ने देखा, नायब बैराम शाह के समय में, इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी बैराम शाह के समय नायब का पद बनाता है। और नायब में कौन पहला नायब? ऐतगीन। ऐतगीन कौन है? हिंदुस्तानी मुसलमान। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अमीर वर्ग में यही शामिल थे, तुर्क दास, इनकी डोमिनेंसी हमेशा रही। कभी कभी ताजिक भी डोमिनेट करता था और कभी कभी हिंदुस्तानी मुसलमान भी। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये, अगर सुल्तान कमजोर है इसका मतलब होता है अमीर वर्ग डोमिनेट कर रहा है। अमीर वर्ग डोमिनेट कर रहा है तो सुल्तान फिर इनके अनुसार चलेगा, जैसे हमने देखा। तो खलीफा, सुल्तान और अमीर। सुल्तान, खलीफा तो सिर्फ नाम का है, सुल्तान और अमीर इनके बीच कैसा संबंध है? अगर सुल्तान ने इन पर नियंत्रण रखा है तो वो सुल्तान सक्सेसफुली शासन कर पा रहा है। अगर सुल्तान का इन पर नियंत्रण नहीं है तो फिर सुल्तान को कभी भी उसके पोस्ट से हटा सकता, किसी और को भी सुल्तान बना सकता है, जैसे हमने देखा इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश ने पहला शासक था जिसने अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था, लेकिन क्या बना वो? रजिया नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उस समय अमीर वर्ग हावी हो गया था। फिर रजिया को मार दिया। रजिया के बाद भी अमीर वर्ग, जिस अमीर वर्ग की डोमिनेंसी होती थी, वो अपने हिसाब से शासक बनाता है, सुल्तान बनाता है। तो इस समय देखें तो इन दोनों के बीच में एक तरह से, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी
और फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने इन अमीर वर्गों पर, दरबारियों पर पूरी तरह से अंकुश रखा, कंट्रोल रखा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक देखते हैं हमें शक्तिशाली सुल्तान। उसने अमीरों के बहुत सारे विशेषाधिकारों को, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे कि धर्मतंत्र, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि धर्मतंत्र पर भी आधारित नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भैया हमें नहीं पता शरीयत में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा, हम तो वही करेंगे जो प्रजा के लिए अच्छा होगा। इसमें तो भाई भतीजावाद को भी, वो कहता है अलाउद्दीन खिलजी, किंगशिप नोज नो किंगशिप, हम सगे संबंध नहीं है, सब हमारे लिए प्रजा बराबर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कंट्रोल रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो धर्म को ही बिल्कुल साइड कर दिया, उलेमा को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हाँ, दोनों का मिक्सचर है, धर्मतंत्र भी है, सैन्य तंत्र भी। तो प्रशासन में इस तरह का। अब देखो, सुल्तान जो शासन कर रहा है, सुल्तान जो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए एक सहायक होना चाहिए, असिस्टेंट। असिस्टेंट कौन है? तो मंत्री है। दरबार में जो अमीर वर्ग है, इन्हीं से मिलाकर मंत्री परिषद है यहाँ। जिसको मजलिस ए खिलवत, मजलिस ए खिलवत या खलवत के, मजलिस एक मंत्री परिषद जिसकी सहायता से सुल्तान शासन करता है। जैसे आज का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वैसे ही मंत्री परिषद होता। इल्तुतमिश ने तो 40 तुर्कों की सहायता से शासन किया। तो एक मंत्री परिषद का भी हमें जिक्र मिलता है, जिसकी सहायता से सुल्तान शासन। मंत्री परिषद में ही एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद, फिर उसका छोटा महत्वपूर्ण पार्ट है कैबिनेट। उसी तरह से यहाँ भी हम देखते हैं एक मंत्री परिषद का छोटा रूप मजलिस ए खास। मजलिस ए खास यहाँ क्या होता होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों पर गुफ्तगू करते होंगे मंत्रियों के खास के साथ। मजलिस से ये इसी का एक पार्ट था, लेकिन ये छोटा पार्ट यहाँ सारे इंपॉर्टेंट लेते। ठीक है, मजलिस। उलेमा का भी महत्व होगा ही। उलेमा, देखो उलेमा कौन है? ये इस्लामिक धर्म के व्याख्याकार, इस्लामिक कानून के जानकार, व्याख्याकार को ही उलेमा कहा गया है। जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते थे, व्याख्या करते थे, उसी को उलेमा का। इनका भी शासन प्रशासन, क्योंकि धर्मतंत्र था, ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता था, हस्तक्षेप रहता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने तो इनको अलग करने की कोशिश किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो पूर्णतः अलग कर। अब देखो कि सुल्तान को सहायता करने के लिए इस समय जो मंत्री परिषद था, इसमें खास जो मंत्रालय, एक तरह से डिपार्टमेंट कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो है फाइनेंस, वित्त मामला, वित्त डिपार्टमेंट। वित्त फाइनेंस रिलेटेड जो इनके प्रोविजंस हैं हम देखते हैं, वो इस्लाम में देखेंगे तो वो हनीफी शाखा से इंस्पायर्ड है। फाइनेंस रिलेटेड जो भी इनके थ्योरीज थे वो हनीफी शाखा से प्रभावित थे। ईरान सल्तनत में देखेंगे तो वित्त के मामला जो है कौन देख रहा है? तो एक डिपार्टमेंट है, हेड है वजीर। दीवाने वजारत या विजारत, और वजीर जिसका हेड है, दीवाने वजीर और वजारत जिसका हेड वजीर। एक तरह से ये प्राइम मिनिस्टर है, वजीर। लेकिन इसके पास जो डिपार्टमेंट था वो फाइनेंस से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, वित्त से संबंधित सारे मामला। लेकिन सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट यही था। जब कभी सुल्तान बाहर जाता था दरबार से, दिल्ली राजधानी से, तो उसके एब्सेंटी में वजीर ही सुल्तान के सारे ड्यूटीज को फुलफिल कर। इस आधार पर देखें तो वजीर सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण। वजीर को सहायता करने के लिए कई अधिकारी होते थे, मुस्तौफी ए ममालिक, मुशरिफ ए ममालिक। दीवाने को ही, जो कृषि विभाग था, वो भी वजीर के अंतर्गत ही आता था। दीवाने वक्फ जो जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था, आय व्यय विभाग, वो भी इसके अंतर्गत आता था। दीवाने मुस्तखराज जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, वो भी वजीर के ही। वजीर ये सारे है ना, राजस्व रिलेटेड खर्च, आय व्यय जितना भी होगा सब, इसको हम आज का फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, वित्त मंत्री। यही परमिशन देता है कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ से कितना पैसा आएगा। तो वजीर
सबसे बड़ा पोस्ट था सुल्तान के बाद। वजीर के बाद देखें तो मंत्रिपरिषद में वजीर पहला, उसके बाद देखें तो वजीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट था सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग। इस विभाग के फाउंडर कौन था? बलबन। बलबन ने ही सैन्य विभाग स्थापित किया था, दीवान ए अर्ज। और इसके हेड को बोलते हैं दीवान ए आरिज, आरिज ए ममालिक, सैन्य विभाग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, ये पत्राचार। सुल्तान किसके साथ वार्तालाप करेगा तो पत्राचार के थ्रू होता था उस टाइम, मोबाइल फोन टेलीफोन तो था नहीं, तो हॉटलाइन आजकल होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करना तो हॉटलाइन से, ऐसा सिस्टम नहीं था, तो पत्राचार से होता था। सारे पत्राचार की जिम्मेदारी दीवान ए इंसा के हाथ। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण था वो था दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब आज का विदेश मंत्रालय। ठीक, तो ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हुआ करता था। फर्स्ट वजीर, सेकेंड दीवान ए अर्ज, थर्ड दीवान ए इंसा एंड फोर्थ दीवान ए रसालत। बहुत ही महत्वपूर्ण। वजीर के अंतर्गत देखें तो इतने सारे विभाग, वजीर विजारत के अंतर्गत फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने सारे डिपार्टमेंट फाइनेंस के ही अंतर्गत आता था। जैसे दीवान ए इस्तिहाक, ये कैसा डिपार्टमेंट है, ये हमने देखा था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। पेंशन, दीवान ए इमारत, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD जिसको बोलते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग। दीवान ए इमारत, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है। दीवान ए कोई किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग था, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था इसको। दीवान ए वक्फ, ये इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड, आय व्यय संबंधी, किसने बनाया? जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है। दीवान ए मुस्तकराज, ये क्या था? बकाया रेवेन्यू, बकाया राजस्व वसूल करने के लिए। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता, अर्थात वजीर के अधीन आता। और वजीर को सहायता के लिए दो अधिकारी होते थे, मुस्तौफी ए मुमालिक, जिसका काम था महालेखाकार की तरह काम करता था, महालेखा परीक्षक, और मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, महालेखाकार ऑडिट करता था और फिर इसको इंस्पेक्शन करता था, मुस्तौफी ए मुमालिक। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मुस्तौफी ए मुमालिक और मुशरिफ ए मुमालिक के कार्य का, तो मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक है और मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार। ये दोनों काम आज हमारे यहाँ क्या करता है, नहीं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये वजीर के अंतर्गत ये विभाग। मुख्य रूप से देखें केंद्रीय प्रशासन में ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी बहुत महत्वपूर्ण। एक तो वजीर, वजीर के अंतर्गत देखा हमने, दूसरा दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, तीसरा हमने देखा दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, और चौथा है दीवान ए रसालत, रसालत एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान को ये मदद कर। अब देखेंगे कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें देखें तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे देखोगे आप कि पूरे सल्तनत काल में जो लैंड है, भूमि, वो कई प्रकार की है भूमि। एक तो है खालसा भूमि, खालसा, ये पूरी तरह से केंद्र के अधीन है, केंद्र के पास है। यहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा वो सीधे राजकोष में जाएगा। ये सपोज करो ये पूरा सल्तनत एरिया है, ठीक है, तो इसमें दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को खालसा भूमि कहते थे, जहां तक सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वो खालसा। खालसा लैंड से सीधे सुल्तान के पास खजाने में पैसा जाता है। तो यहाँ से कलेक्ट कौन करता है? तो यहाँ गांव में ना, गांव है तो गांव में जमींदार है, जमींदार इनका राजस्व वसूल करने में, लगान वसूल करने में मदद करता है। जमींदारों से लगान कौन कर, देखो जमींदार है ना, किसानों से जमींदार लगान वसूल करता है, और फिर जमींदार आमील को देता है, और आमील ये खजाना का पैसा जो है सीधे खजाना में जमा करता है। आमील ये जमींदारों के ऊपर है। जमींदार ये कोई सैलरीड पर्सन नहीं है, गांव का ही एक व्यक्ति जमींदार है, जिसको कहा गया खुद मुकद्दम चौधरी। चौधरी सबसे बड़ा जमींदार होता है, ठीक।
ये कौन है? गांव के जमींदार। गांव के जमींदार ही किसानों से लगान वसूलते हैं, जो प्रशासन ने तय किया वो लगान वसूल, और वो लगान वसूल कर किसको देता? आमील को। आमील सीधे केंद्रीय कोष में जमा कर। ये खालसा, मतलब खालसा एरिया से जो भी लगान प्राप्त होता है वो सीधे खजाने में जाता है। ठीक है। अब ये इनको क्या मिलता है? तो इनको बहुत सारे सुविधाएं थी। ये जो खुद मुकद्दम चौधरी है, इनको दो तरह के सुविधाएं थी, दो तरह के अधिकार था इनके पास। पहला, किस्मत ए खुती, किस्मत ए खुती, और दूसरा है हक ए खुती। ये दोनों प्रिविलेज एक तरह से जो खुद मुकद्दम चौधरी को इस कार्य के एवज में, किसानों से लगान वसूल कर रहा, इस कार्य के एवज में इन जमींदारों को मिलता था। अब ये किस्मत ए खुती क्या है और हक ए खुती क्या है? तो देखो, किस्मत ए खुती, जो जमींदार का खुद का जमीन होता था उस पर उसको लगान नहीं देना पड़ता, ये हो गया किस्मत ए खुती। और हक ए खुती, जमींदार जो किसानों से लगान वसूल करता है उसमें से कुछ निश्चित प्रतिशत एज ए कमीशन जमींदारों को मिलता था, ये हो गया हक ए खुती। ठीक है, हक ए खुती है कमीशन, है ना, कमीशन। और किस्मत ए खुती कि उसको अपनी जमीन से, अपनी भूमि में से लगान, है ना, नहीं देना पड़ता है, टैक्स नहीं देना पड़ता, ये हो गया किस्मत ए। ये जमींदारों को दो विशेष अधिकार सल्तनत काल में हम देखते हैं। ये जमींदार कहाँ है? खालसा क्षेत्र, मुख्य रूप से जमींदार खालसा क्षेत्र में ही है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनके साथ बहुत बुरा किया। जैसे कि बर्नी कहता है, जियाउद्दीन बर्नी, कि इनकी स्थिति, जमींदारों की, इन जमींदारों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ये भी राजशाही ठाट बाट के साथ रहते थे, पान चबाते थे, हाथी में बैठकर घूमते थे, राजा जैसी स्थिति थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हालत इतनी बुरी कर दी कि इनके घर में कोई भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना, इतनी हालत खराब हो गई। क्यों? तो ये दोनों अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था जमींदारों से, ताकि भाई ये अधिकार अब तुम्हें नहीं मिले। ठीक है भाई, तुम्हें अब अपनी भूमि से भी लगान देना पड़ेगा और कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन जमींदारों की हालत खराब कर दी। अलाउद्दीन खिलजी को धन चाहिए था, और अलाउद्दीन खिलजी भाई सबको समान, कोई विशेष नहीं, सबको समान राइट। इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अधिकार छीन लिए। तो जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहा, इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, खुद मुकद्दम चौधरी। लेकिन जैसे अलाउद्दीन खिलजी का शासन समाप्त हुआ, गयासुद्दीन तुगलक, वो थोड़े उदार था, है ना, रस में मियाना, सख्त और नरम दोनों का संतुलन। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? उसके एक अधिकार, किस्मत की हक ए खुती रहने दिया और किस्मत ए खुती को नहीं दिया वापस। गयासुद्दीन तुगलक ने यह अधिकार तो उसका कंटिन्यू रखा। मतलब कुछ अधिकार जो अलाउद्दीन खिलजी ने जमींदारों के सीज कर लिए थे, उनमें से कुछ अधिकार गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें वापस कर। तो खालसा भूमि, एक तो हो गया खालसा भूमि। दूसरा भूमि होता था जो अनुदान में दी गई हो, है ना, अनुदानित भूमि। देखो, खालसा भूमि जितना ज्यादा बड़ा होगा, क्या होगा? खालसा भूमि जितना बड़ा होगा, सुल्तान को उतना ही ज्यादा राजकोष भरा रहेगा, उतना ही ज्यादा उसको रेवेन्यू आएगा। ठीक। तो खालसा भूमि। दूसरा है अनुदानित भूमि, है ना, ग्रांटेड, जिसको ग्रांट करते थे, जैसे मिल्क, है ना, मिल्क, इनाम, वक्फ। ये कैसा जमीन था, भूमि था, जो सुल्तानों ने ग्रांट किया है। मिल्क, इनाम, वक्फ। वक्फ ये धर्मार्थ कार्य के लिए दान किया। इनाम ये एक तरह से देखा जाए तो पेंशन के रूप में, है ना, इनाम देते थे। और मिल्क ये एक तरह से कह सकते हैं कि राजा के द्वारा दिया गया उपहार, राजा के द्वारा दिया गया, राजा के द्वारा उपहार स्वरूप। ऐसे जो जमीन होते थे अनुदानित भूमि, इन भूमि पर जो अनुदान ग्रहीता है, जिसको अनुदान मिला है, उसको कोई लगान नहीं देना होता था। मतलब यह भूमि लगान मुक्त हुआ करता था, इस पर कोई लगान नहीं देना। मिल्क, इनाम, वक्फ। वक्फ धर्मार्थ कार्य के लिए दान किया गया भूमि, इनाम पेंशन वगैरह के लिए दिया जाता था, और मिल्क राजा, अच्छा काम किया किसी ने तो राजा ने उसको उपहार स्वरूप। तो मिल्क, इनाम, वक्फ।
तो एक तो खालसा भूमि हो गया, दूसरा हो गया अनुदानित भूमि, ठीक है। और तीसरा जो भूमि है वो है इक्ता भूमि, है ना। ये जितने भी हैं ये इक्ता, जैसे कि हमने देखा था मोहम्मद गौरी भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था लाया था। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी वापस गया तराइन के और चंदेरी के युद्ध के बाद, चंदावर के युद्ध के बाद, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्तदार बनाया था। नहीं, हांसी का इक्तदार, देखो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो नया सुल्तान बना वो कहीं ना कहीं का इक्तदार था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार सुल्तान बना तो हांसी का इक्तदार, इल्तुतमिश फिर नया सुल्तान बदायूं का इक्तदार था। ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते। गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का इक्तदार था। देखो इक्तदार है ना, इक्ता, ये जो सल्तनत है ना राजधानी से दूर दराज के क्षेत्र था जहां सुल्तान प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रख सकता है, ऐसे क्षेत्रों को इक्तों में बांट दिया ताकि उन क्षेत्रों पर भी सुल्तान का नियंत्रण हो। क्योंकि उन क्षेत्रों पर शुरुआत में देखेंगे जब सल्तनत की स्थापना हो रही थी तो उन क्षेत्रों पर, जो दूर दराज के क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर हिंदू सामंतों का ही नियंत्रण था। तो इन हिंदू सामंतों को हटाना था। कैसे हटाएंगे? तो आपने ही वफादारों को, गुलामों को उन क्षेत्रों का इक्तदार बना दिया और इस तरह से क्या हुआ, वहां का हिंदू सामंत रिप्लेस हो गया, खुद वो इक्तदार बन गए, सामंत बन गए। तो इक्तदारी सिस्टम, ऐसे देखा जाए तो इक्तदारी सिस्टम पहले से ही गौड़ प्रदेश में, उधर गजनी प्रदेश में लागू था, लेकिन वहां का जो इक्तदारी सिस्टम था और हमारे यहाँ जब ये इक्तदारी सिस्टम आया उसमें काफी अंतर है। वहां मुख्य रूप से देखा जाए तो सैन्य कार्य के लिए ही इक्ता भूमि दिया जाता था सिपाहियों को, सैनिकों को। लेकिन हमारे यहाँ सैन्य कार्य के साथ साथ हम देखते हैं इक्तदारों को जो इक्ता भूमि दिया जिनको, उनको सैन्य कार्य के साथ साथ वहां का प्रशासन की जिम्मेदारी भी उनको दे दी। तो इक्ता सिस्टम मुख्य रूप से देखा जाए तो सल्तनत में दो प्रकार की हुई, एक तो खालसा भूमि है और दूसरा है इक्ता भूमि। तीसरा कुछ अनुदानित भूमि है जहां से कोई लगान नहीं मिलता, कोई रेवेन्यू नहीं आता, इक्ता भूमि से आता है। इक्ता व्यवस्था, इक्ता एक भूमि है, जैसे ये एक भूमि है, इस भूमि का जो तो इक्ता कहा गया और इसका जो हेड है उसको सामान्य रूप से तो इक्तदार कहते थे, लेकिन वास्तव में ऑफिशियली इसका नाम है मुक्ता या वली। ठीक, मुक्ता या वली कहते थे। ठीक, हम लोग भी इक्तदार ही बोलेंगे। अब देखो ये इक्तदार है ना, इस एरिया का, इस लैंड का हेड है, सुल्तान ने उसको वहां अपॉइंट किया है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं कि परमानेंट है, वो ट्रांसफरेबल है। जैसे सामंतों के साथ हमने देखा, हिंदू सामंत, राजा ने जिसको सामंत बना दिया फिर उसी के बच्चे फिर उसी एरिया का सामंत, मतलब वंशानुगत था। लेकिन यहां शुरुआत में इक्तादार, जो इक्ता का इक्तदार हेड है वो वंशानुगत नहीं है, वो ट्रांसफरेबल है, हस्तांतर नहीं है। ठीक है, सामान्यतः 3 वर्ष में एक इक्तदार को उस इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफर कर देते थे, 3 वर्ष, कहीं कहीं 4-5 वर्ष में भी ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफरेबल था, ये कोई हेरिडिटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था, और ट्रांसफरेबल भी था। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन बाद में देखेंगे ये वंशानुगत, फिर वो तुगलक को वंशानुगत बना, वहीं से दिल्ली सब का डिक्लाइन। अब ये इक्तदार है ना, जिसको मुक्ता या वली कहते हैं, उसका काम क्या है यहाँ? तो काम है इसके कार्य देखें तो क्या है इसका कार्य, वर्क, तो राजस्व, रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व वसूलने का काम। ठीक, दूसरा काम है एक तरह से अधिकार हो गया, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। कानून व्यवस्था ना, लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है सेना रखना, आर्मी रिक्रूट। ये 3 काम मुख्य रूप से, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और एक मिलिट्री अपॉइंट करना। किसके लिए? सेंटर के लिए, सुल्तान के लिए। सुल्तान को जब भी सेना की जरूरत पड़ेगी वो इक्तदार ये सेना लेकर सुल्तान के पास पहुंचे। तो ये खर्च, सेना का रख रखाव का खर्च, उसका वेतन, लॉ एंड ऑर्डर का खर्च, ठीक, ये खर्च कहां से करेगा? जो रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया। ठीक है, उसी रेवेन्यू से ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, उसी रेवेन्यू से सेना पर जो भी खर्च होगा वो करेगा, और उसी रेवेन्यू से वो अपना निजी है ना वेतन भी रखेगा। अब इससे जो इन सब कार्यों के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको कहा गया फवाजिल, है ना, सरप्लस, फवाजिल, अधिशेष। वो अधिशेष कहां जाएगा? सीधे सेंट्रल
ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा ये इक्तदार। अब यही गड़बड़ी शुरू हो जाती थी। पहले तो ये इन खर्चों में कंजूसी करता था, रेवेन्यू तो ज्यादा वसूल किया, लेकिन जब खर्च करने की बात आती थी तो यहां कंजूसी करता था। और फवाजिल, वो सो ही नहीं करता था कि कुछ फवाजिल है, सरप्लस है, फवाजिल है ना, सरप्लस, ध्यान रखना, अधिशेष, एक्स्ट्रा जो बच गया वो खजाने में जमा करना इसका दायित्व है, लेकिन वो खजाने में जमा नहीं करता। और यही विद्रोह का, इक्तदारों के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बनता था। बलवन इस चीज को भली भांति जानता था, इसलिए बलवन ने इन पर, इस फवाजिल पर, इसके खर्च पर कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया था बलवन ने, ख्वाजा, ख्वाजा नाम का अधिकारी नियुक्त किया। किसने? बलवन ने, कि भाई आप हमारी तरफ से, मतलब सेंटर की तरफ से एकता, मतलब बलवन ने सल्तनत, राजधानी, केंद्र और एकता के बीच में एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया, ख्वाजा नाम का ऑफिस। इसका काम था सुल्तान को इन्फॉर्म करना कि इस इक्तदार के पास कितना रेवेन्यू आया, उसमें से कितना खर्च किया और कितना सरप्लस है। तो सुल्तान को पता चल जाता था कि इतना सरप्लस है, फिर उस इक्तदार पर, भाई सरप्लस तो है तुम्हारे पास, क्यों नहीं दे रहे हो, दो। तो इस तरह से बलवन ने ख्वाजा नामक अधिकारी अपॉइंट कर इक्तदारों पर अंकुश लगाया। देखो ये इक्तदार, यही बाद में सुल्तान बनने का सपना देखता है जब इक्तदार रहता है, क्योंकि इनके पास खूब सारे पैसे। बलवन भी इक्तदार था, उसको ही पता था कैसे सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होता है, कौन करता है, ये इक्तदार ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनके पास काफी सारा धन इकट्ठा होता है, तो वो धन इकट्ठा ही नहीं होने देंगे। ख्वाजा नाम का ऑफिसर बलवन ने अपॉइंट। फिर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई अब तो सेना हम खुद रखेंगे, तुम्हारी सेना की जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारा जो सैन्य खर्च है अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं, अब तो सिर्फ तुम ये वाले खर्च करोगे, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और अपना खुद का सैलरी, बाकी पैसा तुम हमें दोगे, क्योंकि हम अब अपना सेना रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने स्थायी सेना, जिसको हस्म ए मुर्तब कहा गया है, स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। मतलब इक्तदारों से जो सैन्य का जो ड्यूटी था, सेना रखना, इक्तदारों को अपॉइंट करना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे छीन लिया, ताकि अब आपको नहीं रखना, हम रखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि भाई अब वो ज्यादा घपला नहीं कर सकते, अब वो दिखा नहीं सकते कहाँ खर्च हुआ है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तदारों पर कंट्रोल कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक, इसने भी इक्तदारों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया, डिमार्केशन कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। किस पर? कि राजस्व वसूल, कितना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो और कितना आप खर्च कर रहे हो, है ना, कानून व्यवस्था, सेना और निजी वेतन, वो साफ साफ क्लियर कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो इक्तदारों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। कैसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भाई तुम जिस सोर्स के बेसिस पर विद्रोह करते हो, पैसा कमाते हो, उस सोर्स को ही अब छीन लेंगे, मतलब राजस्व वसूल करने का काम अब आपका नहीं है। इक्तदारों को कहा कि बस तुम्हारा काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना और कोई काम नहीं, वसूल करने वाला अधिकारी हमारी तरफ से इक्ता में जाएगा, वो मतलब सीधे सीधे केंद्र का अब इंटरफेरेंस हो गया। अब इक्तदार कमजोर हो, क्योंकि जो कलेक्शन है वो ड्यूटी खत्म हो गई। अब इक्तदार सीधे केंद्र का एक वेतन भोगी कर्मचारी बन गया, सैलरीड पर्सन बन गया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भैया हमारे अधिकारी जाएगा तुम्हारी एकता में, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और फिर उसी में से तुम्हें सैलरी दी जाएगी, अब तुम्हें राजस्व वसूल करने का। यही वजह था, हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी योजनाएं थी वो सब फेल हो गया। कारण यही था कि इस समय अधिकारियों ने, इक्तदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने उनके विशेषाधिकार, स्पेशल जो प्रिविलेज था वो स्नैच कर। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक शासक बना, उसने क्या किया, उसने वो सारी सुविधाएं जो इन शासकों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने जो सीज कर लिया था, वो सब वापस तो दे ही दिया, और साथ में इक्तदारों के पद को वंशानुगत बना दिया, हेरिडिटरी बना दिया। और यही दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का कारण बन गया, क्योंकि जब वंशानुगत बन गया
तो फिर तो सुल्तान कमजोर होगा और वो इक्तदार अब वो इंडिपेंडेंटली रूल करेगा, वो खुद सुल्तान बन जाएगा। और यही हुआ। फिरोज शाह तुगलक के समय से ही हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रांत स्वतंत्र होने लगता है। अर्थात जिस इक्तदारी व्यवस्था को लाने से सल्तनत में एक केंद्रीकृत, एक सेंट्रलाइज सिस्टम को डेवलप करने के लिए लाया था, मतलब इक्ता व्यवस्था से सल्तनत सुदृढ़ हुआ, कंसोलिडेट हुआ, उसी इक्ता व्यवस्था से सल्तनत का पतन भी हुआ। मतलब वही इक्ता व्यवस्था सल्तनत के पतन के लिए, तो इक्ता व्यवस्था ये सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया, वंशानुगत बना। अर्थात हमारी जो सामंती व्यवस्था था और इस इक्ता व्यवस्था में अब कोई अंतर नहीं रहा, जबकि शुरुआत में अंतर था। पहले ये वंशानुगत नहीं था, हस्तांतरण नहीं था, 3 वर्ष में उनको एक जगह से दूसरी जगह दूसरा इक्ता मिलता था, लेकिन बाद में वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत हो गया तो फिर इक्तादार जो इक्तदार है वो अपने आप को राजा समझने लगा, सुल्तान समझने लगा। फिर देखते हैं हम फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद तो फिर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली से पालम तक रह गया। तो इक्ता व्यवस्था की वजह से दिल्ली सल्तनत सुदृढ़ हुआ था और इक्ता व्यवस्था ने ही दिल्ली सल्तनत को, तो वो जैसे मुगलों में देखेंगे मनसब व्यवस्था लाया था अकबर ने, मनसब व्यवस्था से मुगल मजबूत हुआ और उसी मनसब व्यवस्था ने तो इक्ता इक्ता फिर इक्ता है ना, इक्ता को समझ लो प्रांत एक तरह से, है ना, ये एक प्रांत है ना। फिर इक्ता से छोटा इकाई, प्रशासनिक इकाई था सिख। सिख इस इकाई को बलबन ने, है ना, बलबन ने एस्टैब्लिश किया था, बलबन लाया था। सिख सिख मतलब आज क्या समझ सकते हो, जिला एक तरह से सिख, है ना। इसका हेड सिकदार, सिकदार। फिर सिख से छोटा इकाई था, सिख से छोटा इकाई परगना, परगना, परगना। और फिर परगना से छोटा इकाई फिर गांव, इस तरह से परगना, इसका अधिकारी होता था परगना, अमील। और अमील ये मुख्य प्रशासक है, प्रशासक इस एरिया का, और मुंसिफ भी एक होता था जो मुख्य रूप से इस एरिया से का रेवेन्यू ऑफिसर, है ना, राजस्व अधिकारी। ठीक है, परगना। और परगना से छोटा इकाई गांव। ठीक, तो ये था सल्तनत। सल्तनत कई इक्तों में डिवाइड था, जैसे हमने देखा सल्तनत कई इक्ता, है ना, एक इक्ता एक इक्ता इक्ता। ठीक, फिर इक्ता कई सिख में डिवाइड है, फिर सिख कई परगना में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में खालसा भूमि ज्यादा था, है ना, इन दोनों ने खालसा भूमि को एक्सटेंड किया था, है ना, खालसा भूमि ज्यादा से ज्यादा एरिया को खालसा मतलब इक्ता समाप्त कर दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, खालसा भूमि को भी इक्ता में इक्ता बनाकर इक्तदारों को दे दिया। इससे क्या हुआ, केंद्रीय राजस्व इनकम है वो कम हो गया और इक्तदार वंशानुगत हो गया तो वो शक्तिशाली हो गया। सुल्तान कमजोर, इक्तदार शक्ति, फिर सुल्तान काहे का। फिर न्याय प्रशासन में देखेंगे जुडिशरी सिस्टम दिल्ली सल्तनत, तो इसमें देखें तो सुल्तान ये सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और सप्ताह में 2 दिन सुल्तान विभिन्न मामलों पर निर्णय देता था, सप्ताह में 2 दिन। और अन्य दिन सुल्तान के बाद जो बड़े न्यायाधीश होते थे वो होते हैं काजी, सामान्यतः काजी न्यायाधीश का काम करता, और न्यायालय का जो विभाग था उसको बोलते हैं काजी उल कुजात, न्यायालयों का डिपार्टमेंट। और काजी ऐसे सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश, सुल्तान 2 दिन ही न्याय करते थे, निर्णय देते थे, बाकी अन्य दिन काजी निर्णय देते। न्याय के सोर्स देखें तो इस समय जो कानून का स्रोत क्या है, तो कानून का स्रोत इस समय तो पहला है कुरान और हदीस, ये मुख्य रूप से कानून के स्रोत थे। कुरान इस्लाम के पवित्र ग्रंथ हैं और हदीस अर्थात पैगंबर मोहम्मद के उपदेश, उनके उपदेशों का जो संग्रह उसको हदीस कहते हैं। इसके अलावा इज्मा, ये भी एक स्रोत था। इज्मा जो धर्म के जो ज्ञाता हैं, जो विधि शास्त्री थे, उन्होंने जो व्याख्या किया, कुरान और हदीस का व्याख्या करने वाले को इज्मा कहते थे। एक नया कानून, जैसे हमारे अदालतें आजकल संविधान का देखेंगे करते हैं, व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन, वैसे ही इज्मा भी था। ये बड़े जो विधि शास्त्री होते थे वो कुरान और हदीस का व्याख्या के माध्यम से निर्णय करते। और एक है कयास, कयास मुख्यतः तर्क पर आधारित होता, तर्क। तो ये 4 प्रकार के स्रोत थे।
जिसके माध्यम से निर्णय दिया जाता था किसी भी मामले में। तो कानून की ये 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, कयास, इज्मा, कयास। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एक तो ये शासन का भी कानून का स्रोत है ना, न्यायालय निर्णय देने का भी स्रोत है और सामान्य प्रशासन का भी स्रोत यही है कानून। कभी कभी सुल्तान जवाबित का भी सहारा लेता था। जवाबित क्या है? तो सुल्तानों के आदेश, जिसका धर्म से लेना देना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जवाबित जो लोक सामान्य व्यावहारिक जो आदेश होते थे उसको जवाबित कहते। तो कुरान, हदीस, इज्मा और क्यास, इसी यही था उस समय का संविधान कह सकते, जिसके माध्यम से न्यायालय निर्णय देते थे। मुख्य रूप से कानून का स्रोत यही है। काजी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। काजी के नीचे भी बहुत सारे काजी होते थे और काजी को न्यायालय में निर्णय देने में मदद करता था एक और अधिकारी था, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। धार्मिक, इसका काम, ये धार्मिक विभाग और दान विभाग से इसका संबंध था, लेकिन ये भी काजी को निर्णय देने में मदद करता था। दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर था, मृत्यु दंड भी दिया जाता था, अंग भंग भी का भी सजा था, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट का निर्णय, इस तरह का सजा का प्रावधान था। बदले लेने की भावना से निर्णय देते। प्रांतीय स्तर पर भी काजी होते थे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यायाधीश को काजी बोलते हैं। सुल्तान भी न्यायाधीश के रूप में काम करते थे। इसका कानून देखेंगे तो कई प्रकार के कानून थे, जैसे एक तो सामान्य कानून जो सिर्फ कह सकते हैं कि धार्मिक कानून था एक तरह से, जो सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता था। एक फौजदारी कानून जो हिंदू और मुसलमान दोनों पर समान रूप से लागू, और स्थानीय स्तर पर जैसे हिंदुओं का कानून है तो हिंदुओं का भी कानून लागू। ठीक है। तो न्याय प्रशासन में ये देखिए। अब हम देखते हैं अगला प्रशासन, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व व्यवस्था, राजस्व प्रशासन। हमने देखा था राजस्व विभाग मुख्य रूप से किसके अधीन था? वजीर के अधीन था। वजीर सारा वित्तीय मामला वजीर ही देखते थे। वजीर के अधीनस्थ नायब वजीर, फिर उनकी सहायता के लिए मुस्तौफी ममालिक, मुशरिफ ममालिक और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे। वजीर के अधीन ही बहुत सारे अन्य विभाग भी था, जैसे हमने देखा दीवानी कोही, दीवानी वक्फ, दीवानी इमारत, ऐसे बहुत सारे हमने विभाग देखा जो वजीर के अधीन ही होते थे, अर्थात वित्त विभाग के अधीन होते थे। हमने देखा जो वित्त मामला थे वो हनीफी शाखा, ये सुन्नी शाखा का एक सिद्धांत है, हनीफी शाखा, मतलब सुन्नियों का ये वित्तीय संबंधी सिद्धांत था, सुन्नी। तो उसी हनीफी सिद्धांत को ही सल्तनत काल में देखेंगे तो सुल्तानों ने राजस्व प्रशासन, वित्तीय प्रशासन में इस्तेमाल। राजस्व देखें तो मुख्य रूप से रेवेन्यू टैक्सेस बहुत सारे थे। मुख्य रूप से इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक कर और गैर धार्मिक कर, या धर्मनिरपेक्ष कर कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक कर केवल एक था, जकात, ये धार्मिक कर, ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था। इससे प्राप्त जो आय होता था वो सिर्फ इस्लाम के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए ही, इस्लामिक धर्म के कल्याण, इसलिए केवल मुसलमानों से लिया जाता। आज भी देखेंगे हम मुस्लिम जकात देते हैं और वो सारा जकात जाता है मक्का, यहाँ भी मस्जिद वगैरह में इस्तेमाल होता है। धार्मिक कार्य में मुख्य रूप से जकात ये आय का 2.5%, आय का 2.5% देना होता था। ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन यह एक ध्यान रखना, यह एक स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक, जबरन नहीं लिया जा सकता, स्वैच्छिक प्रकार का, वॉलंटरी टैक्स, दान है ना, धार्मिक दान है, स्वैच्छिक था। तो धार्मिक कर एक ही था, जकात। धर्मनिरपेक्ष कर देखेंगे हम तो बहुत सारे हैं, जैसे जजिया एक धर्मनिरपेक्ष कर माना जाता है, ऐसे कुछ इतिहासकार इसे धार्मिक कर भी मानते हैं। देखो जजिया क्यों लिया जाता था? जैसे इस्लामिक राज्यों में यह नियम था कि अगर सुल्तान को आवश्यकता पड़ती है तो प्रजा का धार्मिक कर्तव्य है कि वह सुल्तान को तन मन धन से मदद करेगा, अर्थात जब भी युद्ध हो रहा हो तो सुल्तान के साथ वॉलेंटरली ना, स्वयं सेवक के रूप में प्रजा भी युद्ध में भाग लेगा। लेकिन भारत जैसे देशों में यह संभव नहीं था, क्योंकि भारत जैसे देशों में अधिकतर गैर इस्लामिक प्रजा है, तो यहाँ
जब जजिया कर लगाया गया तो कहा गया कि भाई इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप तो हमें सेवा दोगे नहीं और आपकी रक्षा के लिए हम युद्ध लड़ेंगे, तो आपको सुरक्षा के एवज में यह कर देना पड़ेगा। आपकी सेवा कर रहे हैं शासन के नाम पर, तो आपको यह कर देना पड़ेगा। मतलब एक तरह से सुरक्षा करे और सेवा करे, ठीक है, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था जजिया। जैसे कि हमने देखा जजिया सबसे पहले सिंध में लागू किया गया था 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद फिर तुर्क आए तो तुर्कों ने भी ये जजिया कर लगाया। जजिया कर में इस्लाम में ये नियम था कि अगर जजिया कर लगाया था तो गैर मुसलमानों से लिया जाएगा, और उसमें भी औरतों से नहीं लिया जाएगा, अपंगों से नहीं लिया जाएगा, भिखारियों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मणों से भी नहीं लिया गया शुरुआत। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी यह कर जजिया कर इम्पोज। जजिया कर का दर आपके स्तर पर, आप किस स्तर के हो, अगर उच्च वर्ग से हो तो आपसे 48 दिरहम, अगर आप मध्यम वर्ग से हैं तो 24 दिरहम, और अगर आप निम्न वर्ग से हैं तो आपसे 12 दिरहम यह टैक्स लिया जाता है। कहीं कहीं दिरहम में भी मिलता है, कहीं टंका। टंका अगर होगा तो बदल जाएगा इसका ना, तो टंका में देखिए तो 40 टंका, 20 टंका और 10 टंका। तो ये ध्यान रखना है, टंका से पूछा जाए तो 40, 20, 10, और दिरहम में तो 48, 24 और 12 ये जजिया लिया जाता। उच्च वर्ग से ये, मध्यम वर्ग से ये, निम्न वर्ग से ये लिया। तो जजिया एक धर्मनिरपेक्ष कर था। जजिया के बाद देखें तो अगला है ना जजिया खराज। ये मुख्य रूप से कैसा कर है, ये भूमि कर है, भूमि कर खराज। जहां हिंदू भूमि का स्वामी किसान है तो उनसे खराज लिया जाता था, अगर मुस्लिम है तो उनसे लिया जाता था उस्र, उनसे उस्र लिया जाता था। अगर मुस्लिम भूस्वामी है, मुस्लिम किसान है तो उनसे उस्र लिया जाता था, और हिंदू है तो उनसे खराज लिया जाता था। यहाँ भेदभाव होता था, हिंदुओं से ज़्यादा कर लिया जाता था। खराज की दर देखें तो खराज की दर उस्र से कहीं ज़्यादा था, है ना। ये 1/3 मिनिमम और मैक्सिमम 1/2 लिया जाता था। अधिकतम 1/2 और न्यूनतम 1/3 हिंदुओं से भूमि कर लिया। जैसे कि हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन शासकों ने अधिकतम 50% अर्थात 1/2 कर लगाया था भूमि कर। और उस्र देखें तो ये मुसलमानों से तो उनसे कम कर लिया जाता था भूमि कर। उस्र में ये है कि न्यूनतम 1/10, अगर आप प्राकृतिक साधन से कृषि कर रहे हैं तो आपसे 1/10 लिया जाएगा, और अगर आप सिंचाई साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे 1/5 लिया जाएगा। ये उस्र। तो खराज और उस्र, खराज हिंदू भूस्वामियों पर लगाया जाता था और उस्र मुस्लिम भूस्वामियों पर ये लगाया। खराजी, खराजी जहाँ खराज लगता था उसे ऐसे भूमि को खराजी, और जहाँ उस्र लगता था ऐसे भूमि को उसरी, अर्थात उसरी भूमि का स्वामी मुस्लिम होगा, खराजी भूमि का स्वामी हिंदू हो। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा कि कुछ मुस्लिम हिंदुओं की भूमि खरीद लेता था तो वो फिर उस्र का फायदा, उस्र कम देना पड़ता था। ऐसे फिर प्रावधान किया कि नहीं, जो डिक्लेयर्ड किया गया है कि ये खराजी भूमि है, भले ही उसका मालिक मुसलमान भी बन जाएगा तो भी उनको खराज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसरी भूमि का स्वामी हिंदू बन जाता था तो उनको खराज ही देना पड़ता था। ध्यान रखना है, अगर खराजी भूमि का स्वामी कोई मुस्लिम बन जाता है तो उस टाइम उसको खराज ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई खराजी भूमि का, अगर कोई उसरी भूमि का स्वामी हिंदू बन जाता है, हिंदू उसरी भूमि को खरीदता है, तो उस समय उस हिंदू को भी खराज ही टैक्स देना पड़ता था, अर्थात ज्यादा टैक्स, मतलब कुल मिलाकर हिंदुओं से ज्यादा कर लिया जाता था भूमि कर, ठीक है। तो ये खराज। और अगला कर है, तो ये कर देखा हमने जकात, जजिया, खराज। और अगला धर्मनिरपेक्ष कर है खम्स। खम्स एक तरह से देखा जाए तो ये लूट था, लूट। जिस राज्य पर आक्रमण करते थे सैनिक लूट लेते। ये इस्लाम में ही नियम था, वहाँ अरब क्षेत्र में ही, कि सैनिकों को इस लूट के हिस्सा का 80% मिलेगा और सुल्तान को 20%। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उलट दिया था कि नहीं, खजाने में जाएगा 80% और सिपाहियों के पास रहेगा सिर्फ 20%। तो ये खम्स, तो मुख्य रूप से इस्लाम में यही कर था। ऐसे हमने देखा सल्तनत काल में बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे कर थे। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में हमने देखा, फिरोज शाह तुगलक ने 23 करों को समाप्त कर दिया, अर्थात
इन 4 करों के अलावा भी बहुत सारे अन्य कर था। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से केवल इस्लामिक कर लागू किया था, अर्थात उन 23 करों को समाप्त कर केवल इन 4 करों को लागू किया। तो जकात, जजिया, खराज और खम्स, ये 4 कर इस तरह से लिया जाता है। जकात को ही सदका भी कहा जाता है, ध्यान रखना, जकात ही सदका है। कहीं कहीं इतिहास में जकात और सदका का उल्लेख अलग अलग मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो जकात और सदका एक ही है, जकात को ही सदका कहते हैं। तो मुख्य रूप से भूमि कर, राजस्व, टैक्स कर ये था। अब देखो, जो भूमि कर लिया जाता था, मुख्य स्रोत तो भूमि कर ही होगा। तो भूमि कर का जो निर्धारण है ना, भूमि कर या यूं कह सकते हैं लगान का निर्धारण, है ना, लगान का निर्धारण किस प्रकार से होता था इस काल में? तो लगान का निर्धारण कई प्रकार से होता था। जैसे एक तो गल्ला बख्शी पद्धति है, एक है मुक्तई पद्धति, मुक्तई, ये कई पद्धतियां हैं, निर्धारण की पद्धतियां लिख देते, लगान निर्धारण की पद्धति, रेंट इंपोज करने के सिस्टम। पहला है गल्ला बख्शी, दूसरा है मुक्तई, तीसरा है देखेंगे तो मसाहत प्रणाली, मसाहत, और चौथा एक और पद्धति है कनकुत। मुख्य रूप से लगान निर्धारण के यह पद्धतियां प्रचलित, इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित था यही, सबसे ज्यादा प्रचलित गल्ला बख्शी या बटाई भी बोलते हैं इसको, है ना, बटाई व्यवस्था भी बोलते हैं, गल्ला बख्शी या बटाई। ठीक है, इसमें बटाई प्रथा थी, इसमें 3 तरह से बटाई होती थी। एक तो खेत बटाई, खेत बटाई, है ना, फसल को खेत से अलग करने के बाद ये लंक बटाई, और रास बटाई, जब फसल से अनाज निकाल लिया जाता था तब ये बटाई होती। तो 3 प्रकार की ये बटाई सिस्टम। खेत बटाई, जिसमें खेत में ही खड़ी फसल, है ना, खड़ी फसल पर ही यह बंटवारा हो जाता था किसान और सरकार के बीच। लंक बटाई, जब फसल को खेत से अलग कर लिया गया तो वो हो गया लंक बटाई, और रास बटाई, जब फसल से अनाज को अलग कर लिया गया तब बंटवारा होता। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की बटाई सिस्टम था। मुक्तई, ये एक तरह से मिश्रित प्रणाली था, मिश्रित प्रणाली है मुक्तई। मसाहत, ये नाप जोख पर आधारित होता है, मसाहत, नाप जोख, जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, है ना, नाप जोख पर। और कनकुत मुख्य रूप से अनुमान पर आधारित था, अनुमान पर आधारित था ये कनकुत। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो लगान निर्धारण की ये 4 पद्धतियां थी। गल्ला बख्शी, जिसको बटाई व्यवस्था भी कहते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रचलित था। दूसरा ये मुक्तई, मिश्रित प्रणाली, है ना, इसमें कुछ बटाई, कुछ नापजोख, कुछ अनुमान, समझौते के आधार पर। सल्तनतकालीन सैन्य, सल्तनतकालीन व्यवस्था देखें ऐसे तो मुख्य रूप से सैन्य प्रधान व्यवस्था है, सेना, क्योंकि देखो जब तुर्क आया तो सेना के रूप में आया था, आक्रमणकारी के रूप में आया था। तो शुरुआत से ही इन्होंने सेना पर बहुत ज़्यादा, इसलिए कई बार विद्वान कहते हैं कि ये तो एक जो सल्तनत का जो शासन है वो सैन्य तंत्र था, मतलब सेना पर ही आधारित था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी क्रांति, जिसके पास जितना ज़्यादा सेना होगा, शक्ति होगा, वही सुल्तान, वही राज करेगा। तो सैन्य व्यवस्था पर आधारित। देखिए तो जो तुर्क सेना व्यवस्था है वो मुख्य रूप से तुर्क और मंगोल पद्धति पर आधारित है। हमने देखा जो सामान्य प्रशासन है वह अरबी और फारसी व्यवस्था पर आधारित है, मतलब अरबी फारसी सिस्टम से प्रेरित है, लेकिन सैन्य प्रशासन तुर्क और मंगोल सिस्टम से प्रेरित है। देखेंगे तो हस्म कल्ब ये केंद्रीय सेना, हस्म कल्ब केंद्रीय सेना है, हस्म अतरफ प्रांतीय सेना है, और अलाउद्दीन खिलजी, हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने स्थायी सेना अपॉइंट किया था, जिसको हस्म मुर्तब कहा गया, स्थायी सेना, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन पहला शासक था जिसने सैन्य विभाग स्थापित किया था दीवाने अर्ज के नाम से, और अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने स्थायी सेना नियुक्त किया था, जिसे हस्म मुर्तब कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो सैन्य व्यवस्था थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित था, और दशमलव पद्धति मुख्य रूप से मंगोल पद्धति, ठीक है। जैसे अमीर दाद सिपाही को अमीर दाद कहते थे, फिर अमीरान सद्दा 100 सिपाही, फिर अमीरान हजारा 1000 सिपाही, और सबसे बड़ा जो सैन्य टुकड़ी होता था उसको बोलते अमीरान तुमन, तुमन 10,000। वहीं जियाउद्दीन बर्नी एक अलग ही क्लासिफिकेशन बताता है, वो कहता है 10 अश्वरोही बराबर 1 सरखेल,
10 सरखेल बराबर 1 सिपा सलार, 10 अमीर के बराबर 1 मलिक और 10 मलिक बराबर 1 खान। खान बहुत बड़ा सेनापति, सुल्तान के बाद खान ही सबसे बड़ा सेनापति होता था। ठीक है, ये मुख्य रूप से सैन्य प्रशासन था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सैन्य व्यवस्था के महत्व को काफी समझा था और उसी ने सैन्य व्यवस्था में काफी सुधार किया था, जैसे स्थायी सेना रखा या सेना में हुलिया, दाग और हुलिया सिस्टम लाया था, जिसको बाद में अकबर ने भी अपनाया था। सैन्य तंत्र पर इनका काफी ज्यादा फोकस। किला, फोर्ट, ये भी सैन्य व्यवस्था का एक पार्ट है। बलबन ने सबसे पहले किला के महत्व को समझा, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कई किला का निर्माण किया मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए, जैसे श्री फोर्ट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह शासन व्यवस्था है। हमने दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण शासन व्यवस्था को देखा आज की।